प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जर्मन विद्वान वैगनर विख्यात जलवायुवेत्ता तथा भौतिकविद थे। उन्होंने सन 1912 में महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1915 तथा 1920 में सिद्धांतों का विवेचन किया, किंतु प्रथम महायुद्ध के कारण उनका सिद्धांत अधिक चर्चित न हो सका। 1924 में जर्मन भाषा के अंग्रेजी में अनुवाद होने पर विस्थापन सिद्धांत की व्यापक चर्चा हुई। मूलतः जलवायु वेत्ता होने के कारण वैगनर का उद्देश्य भूमंडल पर जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था। हिमाच्छादित अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयले की उपस्थिति वहां भूतकाल में उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण सघन वनस्पति का सूचक थी। इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में गोलाश्मों की उत्पत्ति अतीत में भारत में हिमावरण की द्योतक है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रीका आदि में भी कार्बोनिफेरस हिमनदन के चिन्ह पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति भी दक्षिणी महाद्वीप में पाई जाती है। वैगनर का उद्देश्य इन्हीं सब जलवायु तथा वानस्पतिक समानता की व्याख्या करना था। इसके लिए वैगनर ने दो विकल्प सुझाए कि ऐसा क्यों हुआ। या तो स्थल भाग स्थिर रहे होंगे और जलवायु कटिबंध स्थानांतरित हुए, जिससे भूमंडल पर कभी शीतल, कभी उष्ण तथा कभी आर्द्र, कभी शुष्क जलवायु का विस्तार हुआ। यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ होगा। वैगनर ने जलवायु कटिबंधों को स्थिर मानते हुए स्थल खंडों के स्थानांतरण के प्रभाव में आस्था प्रकट की। अर्थात उन्होंने ये मत पर अधिक बल दिया कि स्थलों का ही स्थानांतरण हुआ। इसी माध्यम से उन्होंने महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। इनके अतिरिक्त पर्वत निर्माण, समुद्र द्वीपीय चाप, कार्बोनिफेरस हिमानीकरण की भी उन्होंने व्याख्या की। पूरा जलवायु विज्ञान, पूरा वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान तथा भूभौतिकी के प्रमाणों के आधार पर वैगनर ने यह माना कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलखंड परस्पर जुड़े हुए एवं एक विशाल भूखंड के रूप में स्थित थे, जिसका नाम उन्होंने पेंजिया कहा। अर्थात समस्त महाद्वीप जो आज अलग अलग दिखाई देते हैं वो कभी जुड़े हुए थे और उनका नाम पेंजिया था। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी होता है और इस भूखंड पर अनेक छोटे छोटे आंतरिक सागर विस्तृत थे। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर, जिसको कदाचित आद्य प्रशांत महासागर कह सकते हैं, इस वैगनर ने पैंथालसा उसका नाम दिया। अर्थात पेंजिया के चारों ओर एक छिछला सागर था, जिसका नाम उन्होंने पैंथालसा रखा। पेंजिया के दो मुख्य भाग हुए। उत्तर में लॉरेंशिया तथा दक्षिण में गोंडवाना भाग स्थित थे। अर्थात पृथ्वी की अज्ञात जो विवर्तनिक शक्ति है उसके कारण पेंजिया कालांतर में दो भागों में विभक्त हो गया। इसका उत्तरी भाग अंगारालैंड और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। लॉरेंशिया के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा अधिकांश एशिया सम्मिलित थे और गोंडवाना में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका सम्मिलित थे। सुएज की भांति वैगनर ने भी ये माना कि भूपटल सियाल निर्मित है, जिसके नीचे सीमा तथा निफे परत है। महाद्वीपीय सियाल निर्मित होने के कारण तथा महासागरों की तली में सीमा परत से निर्मित होने के कारण सियाल सीमा के ऊपर निर्बाध गति से तैर रहा है। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का पुनः है जो है अर्थात कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का दक्षिण ध्रुव अफ्रीका के नेटाल के पास होना उन्होंने बताया। कुछ शक्तियों के फलस्वरूप पेंजिया का विभंजन हुआ तथा विभिन्न भूखंड एक दूसरे से अलग होकर के स्थानांतरित हुए। फलतः महाद्वीप तथा महासागरों का वर्तमान स्वरूप निश्चित हुआ। महाद्वीपों का विस्थापन विषुवत रेखा
तथा पश्चिम की ओर हुआ। तो दो तरह से इन्होंने उनका विस्थापन बताया, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। तो वैगनर ने विस्थापन के लिए दो प्रकार की शक्तियों को उत्तरदायी माना कि ये किन शक्तियों से हुआ। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल। तो भूमध्य रेखा के और जो विस्थापन हुआ वह विविध गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ। प्लवनशीलता का बल इसके लिए उत्तरदायी था। प्राय में ये दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन भूमध्य रेखा वर्तमान अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती थी। महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल था। चंद्रमा की घूर्णन गति तथा इस समय इतनी तेज रही होगी, तब ये ज्वारीय बल अधिक रहा होगा। पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण ज्वारीय घर्षण उत्पन्न हुआ होगा, जिसके महाद्वीप पीछे छूट गए होंगे तथा इस प्रकार पश्चिम की ओर उसका विस्थापन हुआ। उक्त दोनों ही शक्तियों की सामर्थ्य जो महाद्वीपों को विस्थापन करा सके, ये एक संदिग्ध है। वैगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन ध्रुवों से स्थल के दूर होने के रूप में हुआ, जिससे उन्होंने ध्रुवों का पलायन भी कहा है। विभिन्न युगों में भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों की स्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन हुए, जिससे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ तथा उत्तरी भाग लॉरेंशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाया। दोनों के मध्य टेथिस नामक का एक सागर था जो उत्पन्न हुआ। विभाजन का कारण स्थल का उत्तर की ओर प्रवाह है। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड के विभाजन से मेडागास्कर प्रायद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका पृथक होकर के विस्थापित हुए। ज्वारीय बल के कारण दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापन से हिंद महासागर उत्पन्न हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन से अटलांटिक महासागर उत्पन्न हुआ। सभी स्थल खंडों का प्रभाव भिन्न गति से हुआ। मध्य अटलांटिक कटक के विषय में वैगनर का मत है कि पहले यह स्थल का ही भाग था। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण वह पीछे छूट गया। उत्तरी स्थल खंड के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के कारण आर्कटिक सागर उत्पन्न हुआ। आद्य प्रशांत महासागर वर्तमान से 2 गुना बड़ा था। 3 दिशाओं से स्थल के विस्थापन के कारण यह संकुचित होकर छोटा रह गया। इस प्रकार स्थल व जल का वर्तमान वितरण प्लायोसन युग तक निश्चित हो गया। वलित पर्वतों की उत्पत्ति भी वैगनर ने समझाई। वैगनर ने विस्थापन सिद्धांत के द्वारा वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की और उन्होंने इसे समझाने का प्रयास किया। वैगनर ने सिद्धांत के पक्ष में तथ्य दिए। महाद्वीपीय विस्थापनों के प्रमाण में सर्वाधिक प्रमाण भौगोलिक कारण है, जिसमें अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर महाद्वीपों की तटरेखा की आकृति में परस्पर सटने की अद्भुत समानता है। इसको जिग्सा फिट कहा जा सकता है। भूवैज्ञानिक प्रमाण भी सिद्धांत के पक्ष में है। बैली के अनुसार यूरोप के कैलेडोनियन पर्वत श्रेणी तथा उत्तरी अमेरिका के हर्सोनियन पर्वत श्रेणी एक ही सीध में स्थित हैं। के अनुसार दक्षिणी अटलांटिक के तटों पर गहरी भूवैज्ञानिक समानता पाई जाती है। अटलांटिका के दोनों तटों पर मेसो, सौरभ और सरीसृप एवं ग्लोसोप्टेरस वनस्पति के जीवाश्मों की उपस्थिति भी अतीत काल के दोनों ओर के स्थल खंडों को परस्पर जोड़े होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। स्कैंडिनेविया में विशिष्ट लेमिंग जंतु पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए अटलांटिक महासागर में डूब जाते हैं। 1823, 1870 तथा 1917 में ग्रीनलैंड व कनाडा की मध्य दूरी के निरीक्षण से पता चला कि प्रतिवर्ष लगभग 32 सेंटीमीटर की दर से ग्रीनलैंड पश्चिम की ओर खिसकता रहा है। कार्बोनिफेरस युगीन हिमानीकरण के प्रमाण फाकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे दूरस्थ स्थल खंडों में समान रूप से देखने को मिलते हैं। सिद्धांत के विपक्ष में प्रमाण। अनेक आलोचकों ने अटलांटिक के तटों के साथ स्थापन को दोषपूर्ण बताया है। ब्राजील के तट को यदि गिनी की खाड़ी में जोड़ा जाए तो 15 डिग्री का अंतर आज भी देखने को मिलता है। अटलांटिक के मध्य में स्थित अंतःसागरीय कटक तटों के साम्य स्थापना को निराधार सिद्ध करती हैं। महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रभाव के लिए ज्वारीय शक्ति की कटु आलोचना की गई है, क्योंकि विस्थापन पैदा करने के वर्तमान ज्वारीय शक्ति से 100 गुना ज्वारीय शक्ति होना आवश्यक है। प्रथम तो यह असंभव हो, और यदि संभव हो तो इतनी प्रबल शक्ति से पृथ्वी का परिभ्रमण रुक जाता।
वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन केवल उत्तर एवं पश्चिम की ओर माना। इवांस के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप पेंजिया का केंद्र था। पेंजिया के खंडित होने पर महाद्वीपों का विस्थापन पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम की ओर हुआ। टेलर के मत में भी महाद्वीपों का विस्थापन ध्रुवों के बाहर की ओर प्रत्येक दिशा में हुआ होगा। वैगनर के अनुसार ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के प्रमाण केवल गोंडवाना के भूखंडों में उपस्थित है, किंतु लेख के अनुसार प्रमाण कश्मीर, अफगानिस्तान, ईरान और साइबेरिया में भी उपलब्ध होते हैं। इससे वैगनर का सिद्धांत असत्य सिद्ध होता है।